डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये डब्ल्यू एंड हाइड्रोलॉजी का एमसीक्यूज का सेशन नंबर 5 है। ये लास्ट सेशन है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे डब्ल्यू एंड हाइड्रोलॉजी को, और नेक्स्ट में हम सोम स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे होंगे 151 से लेके 172 तक, यानी हमने हाइड्रोलॉजी और डब्ल्यू में 172 क्वेश्चंस कर लिए हैं थ्योरी के साथ साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। ये एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर अवेलेबल होगी। उसका लिंक है, मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। तो स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 154 में दिया है कि फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स लेते हैं, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट में दिया है कि डाइक्स डिजाइन करते हैं, एज ए अर्थ डैम इनको डिजाइन करते हैं। तो हमने देखा था लीव्स जो है, डाइक्स भी बोलते हैं जिनको, वो एज ए अर्थन डैम डिजाइन की गई होती हैं। इस तरीके का क्रॉस सेक्शन होता है उनका, और वो रिवर के पैरेलल रन करती हैं। फ्लड फ्लड वॉल्स जो है वो भी इसी तरीके से रन करती हैं, बट वो आरसीसी या मैसनरी का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसको हम डिजाइन करते हैं एज ए ग्रेविटी डैम। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीपीएस ग्रेडियंट है, उसको 1 मीटर बिलो रखा जाता है टॉप ऑफ द डाइक। तो जैसे कि ये हार्डली ग्रेडियंट लाइन है, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए। मतलब इसका टॉप है, उससे 1 मीटर नीचे हार्डली ग्रेडियंट होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, यहाँ पर डी है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 में दिया है कि यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया फ्लो नेट का, इसमें नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स टू नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स का रेशियो क्या होगा। तो वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं होते, मोस्टली यहाँ पर ये पूछा जाता है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर डिस्चार्ज ना पूछ के आपसे सिर्फ एनएफ अपॉन एनडी का रेशियो पूछ लिया गया है। काफी बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर आपको दे दिया जाता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स का नंबर और जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है उनका नंबर। बट ये भी आप इजीली कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है फ्लो नेट की। फ्लो नेट में क्या होता है कि नेट बना होता है ये दो टाइप की लाइंस का, एक फ्लो लाइंस होती हैं, दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं। इक्विपोटेंशियल लाइंस वो लाइन है जिनके अलोंग जो हेड है वो कांस्टेंट है, और जो फ्लो लाइंस है वो उस डायरेक्शन में है जिसमें फ्लो हो रहा है। तो दो फ्लो लाइंस के बीच में एक फ्लो चैनल बनेगा जिसमें से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर फ्लो लाइंस की बात करें तो ये टॉप फ्लो लाइन है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और इसके बाद ये बॉटम हो गया। तो एक फ्लो चैनल आपका ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल एनएफ यहाँ पर आपका आ गया 3। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स के लिए आपको पता होगा कि ये दूसरी जो लाइंस बन रही है वो है इक्विपोटेंशियल लाइंस। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली लाइन एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, क्योंकि इस पर आप कोई भी पॉइंट लोगे उस पर जो हेड होगा वो सेम होगा। इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर हेड है वो एच है। टॉप वाले पॉइंट की अगर बात करें तो उस पर वाटर प्रेशर के कारण तो हेड नहीं है, बट डेटम अगर हम ये लेते हैं तो डेटम से वो एच हाइट पर है, तो वहां पर भी हेड एच है। बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो कुछ उसमें प्रेशर हेड होगा, जो वाटर का स्टैंडिंग हाइट है ऊपर उसके कारण, और कुछ उसमें होगा वो डेटम हेड से हाइट पर वो लोकेटेड होने के कारण उसका डेटम हेड होगा। अब पहली इक्विपोटेंशियल लाइन ये होगी, दूसरी ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। एक इक्विपोटेंशियल लाइन की कुछ पोटेंशियल है, दूसरी का कुछ है, उनके बीच में मतलब एक से दूसरे पे मूव करेंगे तो ड्रॉप आएगा। तो एक पर तो ड्रॉप यहाँ पर ये आ गया, इन इस और इस लाइन के बीच में 1, फिर दूसरा यहाँ पे है, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, ये लास्ट वाली इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो 7 आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइन्स हो गई, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स हो गए। तो यहाँ पर एनएफ अपॉन एनडी का रेशियो आपका आ जाएगा 3/7। यहाँ पर अगर आपसे डिस्चार्ज पूछा जाता तो के और एच दिया हो तो आप इससे ये भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 156 में दिया है कि एसिडिक सॉइल्स होती हैं, उनको हम कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। तो एसिडिक सॉइल्स होती हैं, इनको हम रिक्लेम करते हैं लाइमस्टोन की हेल्प से, जो भी बेसिक मटेरियल्स होते हैं उनकी हेल्प से। और जो एल्कलाइन सॉइल होती हैं उनको हम रिक्लेम करते हैं जिप्सम की हेल्प से। जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2s2। तो Na2CO3 CaSO4 के साथ में रिएक्ट करता है और Na2SO4 बनाता है, जो कि लीचेबल है। ये क्वेश्चन जीपीएससी के एग्जाम में आया गया है, पूछा गया है, और मूर्ति वाली बुक का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 157 में दिया है कि गाइड बैंक्स हैं, वो फ्लो को कन्फाइंड वे में इंड्यूस करते हैं। ये किस तरीके से ओनली और ओनली किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, पेयर्स में, सिंगली, पैरेलल।
तो ये पेयर में भी हो सकते हैं, आपने मोस्टली पेयर में ही डायग्राम देखे होंगे, बट ये सिंगल साइड भी हो सकता है। तो ओनली क्या पेयर है? नहीं। ओनली सिंगली है? नहीं। दोनों पॉसिबल है। पैरेलल टू ईच अदर है क्या ओनली? ऐसा भी मैंडेटरी नहीं है। आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि गाइड बैंक्स है वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली लिख दिया इन्होंने, इसलिए तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हो गए, मतलब इनकरेक्ट हो गए। डी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ओनली पैरेलल होगा नहीं, हम ये चीज नहीं कर सकते कि ओनली एंड ओनली हम इनको पैरेलल ही प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 158 में दिया है कि गाइड बैंक्स जो कन्वर्जिंग है डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, उनको हम क्या बोलेंगे? तो गाइड बैंक्स के यहाँ पर 3 आपको डायग्राम दिख रहे हैं, इसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग? क्योंकि इस ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ये डिसाइड करने के लिए हम अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हम अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डाइवर्जन हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, तो ये डाइवर्जिंग है। ये तो सिंपल है पैरेलल। इसमें हम अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कन्वर्ज हो रहा है, तो हम इसको कन्वर्जिंग बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा-सा घुमा के दिया इन्होंने पूछा डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में देखें, तो इसमें अगर हम डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में देख रहे हैं अब, तो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में हम मूव करेंगे तो हमें कैसा फ़ील होगा ये? कन्वर्जिंग फ़ील होगा। तो डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जो कन्वर्जिंग है वो बेसिकली डाइवर्जिंग गाइड बैंक है, तो यहाँ पर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159 में दिया है कि एक स्पर जो कि पॉइंटेड है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर होता है, ये रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है, इस तरीके से जो होगा उसको हम बोलेंगे रिपेलिंग, और इस तरीके से जो होगा उसको हम बोलेंगे अट्रैक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पे। तो यहाँ पर रिपेलिंग हो जाएगा क्योंकि अपस्ट्रीम में पॉइंटिंग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 160 में दिया है कि स्टोन कवर ले करेंगे हम प्रोटेक्ट करने के लिए गाइड बैंक के फेस को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये गाइड बैंक है, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है गाइड बैंक का। इसमें यहाँ पर ये हमने इस तरीके से स्टोन्स रखे हैं ताकि यहाँ पे जो वाटर है इसके कारण इरोजन ना हो। इसको हम बोलते हैं लॉन्चिंग अप्रेन। कट ऑफ क्या होता है? जो सीपेज अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में जाएगा, उसको रोकने के लिए हम एक इस तरीके से स्ट्रक्चर दे देते हैं, एक पाइल दे देते हैं, मतलब कम थिकनेस का एक वर्टिकल स्ट्रक्चर हम रखते हैं यहाँ पर ताकि सीपेज फ्लो में रिडक्शन हो, उसको हम कट ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पर ए हो गया आंसर। 161 में दिए है कि वाटर लॉगिंग को हम एग्रीकल्चर लैंड में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन करने से क्या, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन में इंक्रीज करने से क्या कंट्रोल होगा? वाटर लॉगिंग नहीं होगा। लाइनिंग ऑफ कैनाल्स है, उससे वाटर लॉगिंग ऑब्वियसली कंट्रोल होगा। नियर बाय नेचुरल ड्रेन्स को क्लोज कर दोगे तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। क्रॉप रोटेशन को अवॉइड करोगे तो इस क्रॉप रोटेशन तो वाटर लॉगिंग में इंप्रूवमेंट करता है, मतलब प्रॉब्लम को हटाता है उसको। तो डी भी नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 में दिया है कि यहाँ पर जो लाइनिंग दी है इनमें से कौन सी हार्ड लाइनिंग नहीं है? तो लाइनिंग हमने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ा है। वहाँ पर हमने देखा था कि एक हार्ड लाइनिंग होती है और एक होती है सॉफ्ट लाइनिंग या फ्लेक्सिबल लाइनिंग जो बोल सकते हैं उसको। तो हार्ड लाइनिंग कौन-सी नहीं है? बाउडर लाइनिंग, शॉर्टक्रीट लाइनिंग, एस्फाल्ट कंक्रीट लाइनिंग, जो भी कंक्रीट की है वो सारी की सारी, जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स में आपने देखा होगा रिजिड पेमेंट बोलते हैं, उसी तरीके से रिजिड वाली हार्ड वाली लाइनिंग होती है। और फ्लेक्सिबल यहाँ पे होगा कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग, कि अर्थ मटेरियल है उसको आपने कॉम्पैक्ट कर दिया और उसकी लाइनिंग बना दी। क्वेश्चन नंबर 163 में दिया है कि गिवन पीस ऑफ लैंड है वो वाटरलॉग्ड हो गया, मतलब कब उसको वाटरलॉग्ड बोलेंगे? फर्स्ट में दिया कैपिलरी फ्रिंज रीचेस द रूट ज़ोन ऑफ द प्लांट्स। तो अगर रूट ज़ोन में कैपिलरी फ्रिंज आपका सैचुरेटेड होगा। अब कैपिलरी फ्रिंज होता क्या है? ये वाटर टेबल है। ये तो वाटर टेबल है, यहाँ पर आपका मतलब प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक है। इससे नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा वाटर के कारण, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो। इसमें अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वाटर है ये राइज़ हो जाएगा थोड़ा बहुत, ये वाटर टेबल है इससे थोड़ा बहुत राइज़ होके एक ऊपर एक लेयर होगी जो भी सैचुरेटेड होगी कैपिलरी फोर्सेस के कारण। कैपिलरी फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कि ये कोई यूटेंसिल है, कोई बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है। आप बहुत कम डाया कि इसमें ग्लास की ट्यूब डालोगे, तो इसमें अगर ये लेवल है तो इस ट्यूब में लेवल कुछ ऊपर होगा। इसमें कैपिलरी के कारण राइज़ होता है। कोहेसिव फोर्स जो एडहेसिव फोर्सेस है उसके कारण राइज़ होगा उसमें लेवल में।
तो इसी तरीके से कैपिलरी का भी राइज होता है और कैपिलरी भी सैचुरेटेड ज़ोन है। तो वो अगर रूट ज़ोन में पहुँच गई है तो वाटर लॉगिंग हो सकती है। सी में दिया ग्रेविटी ड्रेनेज सीज़ हो जाए अगर, तो ड्रेनेज अगर नहीं हो रहा है तो भी पॉसिबिलिटी है, बट ज़रूरी नहीं है कि अभी वाटर लॉगिंग हो गया हो। हो सकता है कि अभी वाटर लेवल रूट ज़ोन से नीचे है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म तक कंडीशन रही, तो इन फ्यूचर हो सकता है रूट ज़ोन में वाटर टेबल पहुँच जाए और वाटर लॉगिंग हो जाए। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज़ रीच्ड, इसका कोई लेना-देना नहीं है वाटर लॉगिंग से। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रीच हो गया है यानी पानी बचा ही नहीं है सोइल में, तो वाटर लॉगिंग कहाँ से होगा? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 में दिया है कि वाटर लॉगिंग किसके कारण होती है? तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज के कारण होती है, ओवर इरिगेशन कैनाल सीपेज के कारण होती है, इम्पेरियस स्ट्राटा की प्रेजेंस के कारण क्या होता है? जैसे कि ये आपका अर्थ सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पर कोई इम्पेरियस स्ट्राटा आ गया, क्ले की कोई लेयर आ गई कुछ थिकनेस पे। अब पानी यहाँ से इनफिल्टर होगा, नीचे परकोलेट होगा, यहाँ पे रुक जाएगा। नीचे कैसे जाए? नीचे जाने के लिए ये क्ले की लेयर आ गई है जो कि बैरियर बन गया है। तो यहीं पे पानी इकट्ठा होता रहेगा और ये वाला जो एरिया है इसमें वाटर लॉगिंग की दिक्कत हो सकती है। तो ये भी ठीक है, डी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165 में दिया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें कौन-सा है? पहला है कि सीपेज ड्रेन्स हैं ये रिड्यूस करेंगे चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग को, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर सीपेज वाटर है उसके लिए हम ड्रेन्स दे देते हैं, उसको डिस्पोज़ कर देते हैं कहीं पे, तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। वाटर लॉगिंग मेक द लैंड मोर प्रोडक्टिव नहीं, वाटर लॉगिंग के कारण तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है लैंड की। वाटर लॉगिंग इज कॉज्ड ड्यू टू ओवर इरिगेशन, यस, आप एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करोगे, जरूरत नहीं है, वो नीचे परकोलेट होता जाएगा और वाटर टेबल ऊपर आ जाएगा, वाटर लॉगिंग होगी। एक्सेसिव सीपेज फ्रॉम कैनाल, ये भी वाटर लॉगिंग को प्रमोट करता है, तो यहाँ पर बी है वो इनकरेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 में दिया है कि वाटरलॉग्ड एरिया है उसको रिक्लेम करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? अगर हम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इंट्रोड्यूस करें, कैनाल्स को लाइनिंग करें, तो अगर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में जैसे वेल इरिगेशन की हम बात करते हैं, तो हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वाटर टेबल नीचे जाएगा, तो वाटर लॉगिंग में रिलीफ मिलेगा, रिक्लेम होगी जो वाटर लॉग्ड एरिया है वो। लाइनिंग ऑफ कैनाल, कैनाल्स में से सीपेज होता है बहुत ज़्यादा, उसके कारण वाटर लॉगिंग हो सकता है। तो अगर हम कैनाल को लाइनिंग करते हैं तो वाटर लॉगिंग नहीं होगा। लोअरिंग ऑफ फुल सप्लाई लेवल, कैनाल का फुल सप्लाई लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा सीपेज होगा। तो इसको लोअर करने से भी हमें रिक्लेम कर सकते हैं वाटर लॉग्ड एरिया को, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कम होगी। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 में दिया है कि वो कैनाल जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटरलॉग एरिया का जो वाटर है उसको ड्रेन आउट करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इनको हम ड्रेन्स बोलते हैं। रिज कैनाल आपने देखा था कि अगर रिज के अलोंग अलाइन की हुई कैनाल है तो रिज कैनाल बोलेंगे, कंटूर के अलोंग अलाइन की हुई है तो कंटूर कैनाल बोलेंगे। और इनंडेशन कैनाल वो होती हैं जब फ्लडिंग की सिचुएशन होती है रिवर में और हम पानी सप्लाई करते हैं फील्ड में इरिगेशन के लिए। तो बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 168 में दिया है कि मेन फंक्शन डाइवर्जन हेडवर्क का कैनाल में क्या होता है? तो डाइवर्जन हेडवर्क का क्या मेन फंक्शन है? इसका है काफ़ी बार आपको अलग-अलग आंसर्स मिलेंगे, इसमें फिर डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस क्या हैं। अगर आपको एक 2 ऑप्शंस ऐसे दिख रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि डाइवर्जन हेडवर्क के लिए हैं और एक ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है तो आप ऑल ऑफ द अबव वाला करोगे मोस्टली। वहीं पे सारे अलग-अलग ऑप्शन हैं और ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो फिर सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है जो इसका डाइवर्जन हेडवर्क का, वो फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो आंसर होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल डाइवर्जन हेडवर्क का क्या है कि ये रेज़ करता है वाटर लेवल को ताकि हम सप्लाई कर पाएँ। तो रेज़ वाटर लेवल जो है डी ये आंसर होगा। स्टोर वाटर नहीं करता है, स्टोर वाटर करता है डैम। फ्लड कंट्रोल के लिए हमने अलग-अलग मेजर्स देखे जैसे लीव्स वगैरह, फ्लड वॉल्स वगैरह होते हैं। सिल्ट को रिमूव करने के लिए सिल्ट एक्सट्रैक्टर, सिल्ट एक्सक्लूडर होते हैं। तो डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 169 में दिया है रिपेलिंग ग्रोइन है ये किस तरीके से अलाइन होता है? तो इस तरीके से अगर अलाइन है तो ये रिपेलिंग होगा, इस तरीके से है तो अट्रैक्टिंग होगा, ये अगर फ्लो की डायरेक्शन है तो। क्वेश्चन नंबर 170 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन-कौन से करेक्ट हैं? लीव्स आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर। फर्स्ट में दिया है कि लीव्स हैं वो पैरेलल होती है रिवर के, बिल्कुल सही बात है। स्पर्स आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर नहीं। लीव्स आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसफर टू द रिवर नहीं।
स्पायर्स आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसफर टू द रिवर, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 में दिया है कि फ्लड वेव है एक रिवर में, वो किसका एग्जाम्पल है? तो फ्लड वेव में क्या होता है, क्या स्टेडी फ्लो होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है? तो फ्लड है, ये पहला तो कांस्टेंट नहीं रहता है, ये डिस्चार्ज मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है कि बहुत ज़्यादा हो गया आपका डिस्चार्ज, फिर वो धीरे-धीरे कम होता है। तो टाइम के साथ वेरी करेगा, तो अनस्टेडी है। और अनस्टेडी है तो रैपिडली वेरिड है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है? हार्डली जंप की अगर हम बात करें तो वो रैपिडली वेरिड फ्लो होता है। फ्लड के केस की अगर बात करें तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है। इसमें धीरे-धीरे स्टेज इंक्रीज़ होगा इस तरीके से और कुछ टाइम बाद हो सकता है वापस भी सब्सिडाइज़ हो जाए। तो यहाँ पर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172 में दिया है कि कौन-सा मेथड ऐसा है जिसको एस्टिमेटिंग और हाफ फ्लड डिस्चार्ज के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं? नहीं यूज़ करते हैं, ये पूछा गया बेसिकली। तो एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला हमने देखा था, जो रीज़न के लिए अलग-अलग डिज़ाइन किए हुए होते हैं, डिकन्स फ़ॉर्मूला, इंग्लिश फ़ॉर्मूला, राइज फ़ॉर्मूला। इनको हम करते हैं रेशनल फ़ॉर्मूला जो 2.78 आई इंटू ए वाला था, वो भी हमने देखा था, इसका भी हम यूज़ करते हैं। फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़ का भी हम यूज़ करते हैं, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारा डब्ल्यूआरई एंड हाइड्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो खत्म होता है। सारे टॉपिक्स जो थ्योरी में दिए थे, सिलेबस में आपके वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम सोम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।